नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने मैं प्रवक्ता समवर्ग का एक मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट जो है ये छठे नंबर की आज की श्रृंखला रहने वाली है। इससे पूर्व 5 श्रृंखला आपके सामने आ चुकी हैं। निश्चित रूप में इस श्रृंखला से ये लेके चले के क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, इतना तय है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला का पहला जो भाग है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न है और मेरे साथ आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के जब अगर हम बात करते हैं तो 1956 में स्थापित हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए, आप लोगों ने तो पिक कर लिया होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर कौन है, तो आई थिंक सभी को आता है इसका आंसर, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हम बात करें तो उसके कौन थे आपके, ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर क्या थे आपके, ये पहले अध्यक्ष थे यूजीसी के। अब बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर निश्चित रूप में इसका क्वेश्चन को भी आपने एलटी में पढ़ा होगा, तमाम चीज़ें पढ़ी होंगी, तो इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है आपको इसका आंसर आता होगा। चलिए, आपने पिक कर लिया होगा, मिला लीजिए। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री सैम पित्रोदा करके ये है, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है तीसरे नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये कहता है कि किस साल तक स्कूल शिक्षा में 100% GER के माध्यमिक स्तर तक जो एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हम कहते हैं, अगर हम बेसिकली जो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं कि नामांकन अनुपात। अगर हम कहें इसका जो मतलब होता है कि क्रॉस और जो इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो होता है नामांकन अनुपात के मध्यम स्तर तक अगर हम देखें एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया 2022 तक, 2025 तक, 2028 तक, 2030 तक। चलिए, जिसे भी आंसर आता है वो कमेंट करते हुए चलिएगा। चलिए, आप लोगों ने पिक कर लिया होगा। तो जो ये लक्ष्य रखा गया 100% स्कूलों में नामांकन कर दिया जाएगा, तो ये है आपका 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया। अब वहीं पर एक चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि ये कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। अब देखिए, सर्व शिक्षा के अंतर्गत कौन सा कार्य इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये देखिए। ये कहता है कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे में विकास करना, या जिन बस्ती में स्कूलों की सुविधा नहीं है वहां पर स्कूल खोलना, या कौशल सहित गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, या कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंधन न करना। तो केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है, केवल 4 है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, आंसर दीजिए। यहाँ पर देखिए दिए हैं, कूट को आपने चयन कर लिया होगा। देखिए, ये कहता है कि ये कार्य नहीं है, तो आप सभी को पता है कि इसमें जो चौथे नंबर का जो है कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंधन ना करना, तो ये ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है इस प्रश्न के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली बाधाएं क्या होती है। प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें शिक्षा को सार्वभौमिक मतलब सभी को गुणात्मक शिक्षा देने की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आने वाली जो समस्याएं होती हैं क्या हो सकती है। प्रांतीय असमानताएं हो सकती हैं, छात्रों के प्रवेश समस्याएं हो सकती है, सामाजिक उदासीनता हो सकती है, निर्धनता। तो क्या हो सकता है, केवल 1 हो सकता है, 2 और 3 हो सकते हैं, या 3 और 4 हो सकते हैं, या फिर ये सभी। आई थिंक सभी बच्चों ने इसका प्रश्न का जो आंसर है वो सही तरीके से आप दे रहे होंगे। तो अगर आप इस श्रृंखला के 100% प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है तो जो आपको क्वालिफाई करने से रोक दे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी है, ठीक है। अगर आप लोगों को, जो भी बच्चा इस श्रृंखला को देख रहा है, अगर आप लोगों को नोट्स या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी नोट्स अगर आपको लोगों को चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक ग्रुप लिंक दिया गया, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे 6ठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यह कहता है कि संप्रेषण प्रतिक्रिया के तत्वों में जो संप्रेषण की प्रतिक्रिया में संदेश प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है।
ठीक है, ये आपको बताना। संदेश या संदेश का स्रोत होता है, या संप्रेषण संदर्भ होता है, या संदेश ग्रहण करता होता है, तो क्या हो सकता है? चलिए बताइए, जिसे भी आता है उसका आंसर देते हुए चलेगा। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो संदेश ग्राहक करता ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके 3 ऑप्शन ऊपर की तरफ रहेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव मुख मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है, पहला है। ठीक है, दूसरा है कि शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक रूप से, वाणी द्वारा तथा लिखित रूप में शब्दों तथा संकेतों द्वारा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना। केवल एक कथन सही है, या 2 कथन है, या दोनों सही है? एक दोनों सही है, ना तो एक है ना ही 2 है। तो इस कंडीशन में आपका क्या प्रश्न का उत्तर होगा, बता सकते हैं? चलिए, जितने भी बच्चे हैं इसका आंसर आप लोगों को देना ही होगा। चलिए, ठीक है, इसका जो सही उत्तर आप लोगों ने पिक कर लिया, मिला लीजिए। इसका जो सही उत्तर है केवल 2। ठीक है, का प्रश्न ये कह रहा है कि वीडियो डिस्क संप्रेषण के क्षेत्र में एक नवीन खोज है। इस प्रणाली में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। या कहें वीडियो डिस्क प्लेयर की होती है, वीडियो डिस्क, या फिर कहें वीडियो टैक्स या टेलीविजन सेट का। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। ठीक है, जो बच्चे को लग रहा है कि ये श्रृंखला अच्छी नहीं है तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को छोड़ दें यहीं पर ही और कुछ चीज़ देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर, वीडियो डिस्क का जो दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए, 9वें नंबर का प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को असंख्य लोगों तक पहुंचा सकता है, या लोक संप्रेषण के लिए लिखित सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। लोक संप्रेषण शैक्षिक संप्रेषण का ही एक प्रकार है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शनों में से आपको एक पिक करना है कौन सा सही है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? 1 या केवल 3, 1, 2 या फिर ये सभी? चलिए दोस्तों, जिसे भी आता है इसका आंसर देते हुए चलिएगा। आई थिंक जो मैं सोच रहा हूँ कि सभी बच्चे, बहुत कम बच्चे इसका आंसर सही दे पाएंगे। जो भी देगा तो काबिल तारीफ है। देखिए, इसका जो सही उत्तर अगर मैं आपके सामने रखूँ तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। ये कहता है, पहला ये कहता है, विचार कीजिए, लोक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बातों को असंख्य लोगों तक क्या कर सकता है? पहुंचा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से क्या मूल्यों का प्रकार नहीं है? कहता है व्यक्तित्व मूल्य होता है, आत्मीय मूल्य होता है, सामाजिक मूल्य होता है, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है आपने पिक कर लिया है तो ठीक है, मिला लीजिए। तो ऑप्शन बी आत्मीय मूल्य ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है देखिए, मूल्यों का उद्देश्य मानव को आध्यात्मिक पक्षों का महत्तम विकास है, या महत्वपूर्ण विकास कहने का मतलब है कि दूसरा है बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है, या फिर मूल्य शिक्षा मानव के विभिन्न विकास में क्या होता है? अभिन्न विकासों में सहायक होता है। तो इसमें से कथन क्या हो सकता है? 1 और 2, 1 और 3 सही हो सकता है, या 2 और 3 सही हो सकता है, या फिर 1 और 2, या फिर 1, 2, 3 तीनों? तो क्या हो सकता है? चलिए, इसको तो आप लोग पिक करिए। चलिए दोस्तों, बताइए क्या सही हो सकता है इसमें? अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या है? उपरोक्त सभी इसका है। ठीक है, अगर हम कहूँ 1, 2, 3 ये सभी है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये देख पा रहे होंगे कि अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1950 में हुई थी, 1952 में हुई थी, 1955 में हुई थी, 1957 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। चलिए, सभी को आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर सोच लीजिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 1957। ठीक है, अब बात करेंगे 13 नंबर के प्रश्न है कि विद्यालयों में
छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना अगर हम बात करें तो क्या कारण होता है, तो प्राचार्य का कार्य या फिर कहें प्राचार्य की भूमिका या फिर प्राचार्य का जो उत्तरदायित्व, प्राचार्य की जवाबदेही। हम प्रिंसिपल के कार्य क्या होता है, प्रिंसिपल की किस तरीके से अपनी भूमिका रहती है, प्रधानाध्यापक की किस तरीके से दायित्व होते हैं, प्रधानाध्यापक की किस प्रकार से जवाबदेही होते हैं, तो हम उस पर भी थोड़ा सा मनन करते हैं। तो बताइए, यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। चलिए, इसका जो सही उत्तर है, जब हम कहते हैं कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता की जब हम बात करते हैं, उसका वर्णन क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रधानाध्यापक की जवाबदेही हो जाती है। ठीक है, रॉबर्ट मेगर संबंधित है किससे है? 14 नंबर का प्रश्न। ये छात्र नियंत्रण अनुदेशन में या उत्तरोत्तर सीमाप्ता से है या अवरोध श्रृंखला से है या क्रमागत प्रतीक से है, बताइए। चलिए आंसर दीजिए 14वें का। चलिए, आई थिंक आप लोग दे दिया होगा, आपने चयन कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर बहुत से बच्चे इसको गलत करेंगे, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है, अगर जो कर रहा है तो ये सोच ले कि जो इसको अटैम्प्ट कर रहा है तो वो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है इसका, छात्र नियंत्रण अनुदेशन से होता है, इस चीज़ का मनन करें। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है, किस चीज़ की सहायता करती है? कालांश बिताने में या फिर संप्रेषण करने में या काम बढ़ाने में या फिर शिक्षण को उपयोगी बनाने में, तो क्या हो सकता है? चलिए बताइए। तो आई थिंक सभी ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी, शिक्षण उपयोगी बनाने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के संबंध में चयन का प्रमुख सिद्धांत है, क्या है? अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हार्डवेयर की बात करते हैं, तो इनका चयन करने का प्रमुख सिद्धांत क्या है? क्रिया का सिद्धांत होता है, मूल्यांकन का सिद्धांत होता है, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत होता है, या उपरोक्त है सभी? चलिए दोस्तों बताइए क्या होता है। अगर हम बात करें, इसका जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। वहीं पर अगर हम 17 नंबर का प्रश्न की बात करें, तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक हेतु वार्षिक निष्पादन पर दिए गए सुझाव शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा कहता है कि जब 1986 की जो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, तो उसमें शिक्षकों से संबंधित वार्षिक एक सुझाव इसमें सम्मिलित नहीं है। कह रहा है कि आत्म मूल्यांकन है या राष्ट्रीय मूल्यांकन है या प्राचार्य के द्वारा मूल्यांकन है, छात्रों द्वारा अध्यापक का मूल्यांकन है, क्या इसमें शामिल नहीं था? ठीक है, तो आपने जो एनईपी की जब आप कहते हैं 1986 ये तो पढ़ी होगी, तो निश्चित रूप में। तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, पिक कर लिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये राष्ट्रीय मूल्यांकन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर का प्रश्न कि शिक्षण की नई विधियों को सफल तथा इसे शिक्षण की प्रतिक्रिया में शामिल करना कहलाता है, क्या कहलाता है? गुणात्मक उद्देश्य, ये विकासात्मक उद्देश्य, ये नवाचार उद्देश्य, उपरोक्त सभी। चलिए, ये प्रश्न तो सभी लोग कर लेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो गुणात्मक उद्देश्य की बात करेंगे, विकासात्मक उद्देश्य की बात, नवाचार उद्देश्य की बात करेंगे, उपरोक्त सभी। क्या कहता है? शिक्षण की नई विधियों को सफल तथा इसे शिक्षण की प्रतिक्रिया में शामिल। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का भी उत्तर आई थिंक सभी लोगों ने दे दिया होगा और सही उत्तर दिया होगा। आई थिंक अगर आपने इसका गलत उत्तर हुआ तो ये जवाबदेही आपकी है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये नवाचार उद्देश्य होता है। ठीक है, नवाचार के हम बारे में बात करेंगे। देखिए 19वें नंबर का प्रश्न, ये 19वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके पूर्व अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो ये जो कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये किसके द्वारा इस कथन को दिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए बताइए, चलिए आंसर दीजिए। ठीक है, ऑलपोर्ट या आरबी कैटल है या आइजैक है या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए।
इसका जो सही उत्तर है, आपने अगर पिक कर लिया है तो मिला लीजिए, ऑप्शन सी आई जेंग करके है, तो इसका सही उत्तर। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है 20वें नंबर का, समकन योजना का प्रयोजन कौन सा नहीं है। ठीक है, ये निर्णायक नियंत्रण में असंगत से बचाना होता है, मूल्यांकन में आत्मनिष्ठा सुनिश्चित करना होता है, समूहों में विभेद दूर करना होता है, अंतरा परीक्षण और अंतः परीक्षक दोनों स्तरों पर अंक देने की प्रविधि विभेद कम करना। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, चलिए बताइए। चलिए आपने अगर पिक कर लिया होगा तो इसका जो सही उत्तर है ये कहता है कि मूल्यांकन में आत्मनिष्ठा सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ। ये कहता है कि इसे सूची को आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सूची, किलजे क्राउन बैक है, जी ब्राउन है, या फ्री मैन है, या गिलिकंसन है, तो बता सकते हैं। तो इन्होंने इनकी जो थ्योरी दी है इसको आप मिलाइए, क्या सही हो सकता है इसका। तो यहाँ पर ए बी ये दिए हुए हैं, तो चलिए आप लोग इसे कुछ टाइम देता हूँ, थोड़ा सा समय देता हूँ, इसको आप मिलाइए। तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों ने इसे पिक कर लिया होगा। तो दोस्तों जो ये आपने ए बी सी डी यहाँ पर दिया है, तो अब मिला लीजिए कि आपने इसका सही क्या बनाया। तो इसका जो सही अगर मैं कहूँ तो ये जो जिसके सामने जो चीज़ दी गई है वो एज चीज राइट है। अगर ये देखिए ऑप्शन ए के सामने ए दिया है, बी के सामने दूसरा दिया है, तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर इसका सही है। अब यहाँ पर देखिए 22वें नंबर का एन का डोल अभिलेख के प्रस्तुतिकरण का प्रकार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मनिष्ठा या वस्तुनिष्ठता, अध्यापक का सक्रिय हस्तक्षेप होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता सकते हैं क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। चलिए आंसर दीजिए। चलिए इसका सही जो उत्तर है, आप लोगों ने अगर पिक कर लिया तो आपको मिला लीजिएगा, तो वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको विस्तार से इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको विस्तार से समझाने लग गया तो ये श्रृंखला आपकी बहुत लेंथी हो जाएगी, और अब ये समय नहीं है कि आप लोग विस्तार से पढ़ो। अब आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेटों का यूज़ करना है, समय बहुत कम बच गया है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा मानना रखिए। जो बच्चा ये समझता है कि यार ये खाली बकवास कर रहा है, तो वो बच्चा ज़िंदगी में अपने, हम यहाँ पर बकवास नहीं कर रहे, उसका ज़िंदगी बकवास बन जाएगी, इतना तय है। ठीक है, अभी तक हम पहले तो ये सोचना चाहिए कि भैया 25 साल के अंदर जॉब पकड़ लेनी चाहिए, मगर अभी तक जॉब नहीं पकड़ी है, तो ये दोस्त आप लोगों का है, इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 23वें नंबर का प्रश्न है। 23वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 23वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। ये कहता है कि वीडियो टैक्स के अनेक लाभ होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लाभ के बारे में कथन सत्य है। कहता है कि यह रेडियो या टीवी से अच्छा होता है क्योंकि इसमें समय सारणी का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बी आपका यह सामान्य सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने का अच्छा साधन है। सी इस प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य अंतः क्रिया संभव नहीं है। और डी है दुरुस्त शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी है। चलिए बताइए क्या सही हो सकता है इसका। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। आप लोगों ने अगर पिक कर लिया है तो मैं इसको आंसर आप लोगों को दे रहा हूं। तो इसका जो सही उत्तर है, ये कहता है कि वीडियो टैक्स के अनेक लाभ होते हैं, निम्नलिखित में से लाभ कौन सा असत्य है बता रहा है। तो ठीक है, असत्य कथन को आपने इसमें पिक करना है। तो अगर मैं कहूँ इस सी है इसका ऑप्शन। ठीक है, इस प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य अंतः क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है इसमें। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि लोक नीति एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अभिकल्पित संपोषित एवं प्रवृत्ति होते हैं। तो कौन सा सही है इसको आपको बताना है। सरकारी तंत्र विधित समस्त व्यवस्था से है, या सरकारी संवेदनाओं से है, या अभिजात समूह से है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। जिसे भी आता है वो इसका आंसर दे सकता है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो सरकारी संवेदनाओं से होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 25वें नंबर का प्रश्न है। ICDS तथा आंगनबाड़ी किसके कार्यक्रम हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कहें तो ये जिला प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, स्कूल चलो अभियान, या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए
ये प्रश्न तो आपको फटाफट देखते ही कर देने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत आते हैं। ठीक है। आज 26वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। ये कहता है कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षा देना क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, अनुरूप शिक्षण कहलाता है, अनुकरणीय शिक्षण कहलाता है, अल्प अवधि शिक्षण कहलाता है। तो बताइए क्या हो सकता है? चलिए आंसर दीजिए। अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ। अगर जो बच्चे ने इसका आंसर सही किया है तो उसको अच्छी बात है, आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। ठीक है। जिन्हें बहनें इस श्रृंखला को देख रहे हैं तो थोड़ा सा बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। ये श्रृंखला निश्चित रूप में यहाँ से अन्य जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे और इन प्रैक्टिस सेट की तुलना करिएगा तो उसमें धरती आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब 27वें नंबर का प्रश्न है कि शैक्षिक कुशलता के लिए कौन कौन से मापदंड हैं? विषय पर अधिकार या फिर विषय के तर्कपूर्ण विवेचन की क्षमता या शिक्षा के उद्देश्यों को कक्षा में प्राप्त करने की चेष्टा या पाठ योजना निर्मित करने की योग्यता। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है। 2 3 के 1 2 या 2 3 4 या फिर ये सभी। चलिए बताइए क्या है। तो इसका अगर हम बताएं जो आप लोग आपके हृदय मन में जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा होगा तो ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। अब इसका थोड़ा सा ये देख लीजिएगा दोस्तों। ये कहता है कि 28वें नंबर का प्रश्न है। ये कहता है कि कुछ है तथा कुछ करता है, यह कथन किसका है? देखिए कुछ है कुछ करता है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे ऑलपोर्ट है, ये मारे है, ये कैरेले है, ये मिसेल है। तो कौन किसने कहा था? चलिए बताइए। 28वें नंबर का प्रश्न है। तो ऑलपोर्ट ये हैं तो इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेस्टेंस कित्यात्मक मापदंड का प्रयोग किस गुण के परीक्षण में किया जाता है? व्यक्तिगत या बुद्धि या अभिरुचि या निष्पादन। तो बता सकते हैं किस परीक्षण में किया जाता है? चलिए इसका जो सही उत्तर है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोगों को पिक कर लिया तो ऑप्शन डी निष्पादन करके है। ठीक है। अब देखिए 30वें नंबर का प्रश्न है। अनुबोधक का मुख्य रूप होता है, क्या होता है? रूप अनुबोधक होता है, अर्थ अनुबोधिक होता है या ए बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 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 आंसर दीजिए। तो आप लोग जो पिक सोच रहे हो वो भी सही सोच रहे हो, ऑप्शन सी ये दोनों है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 33वें नंबर का प्रश्न है। तो भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है, क्या है? शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में या शब्दों के अर्थ निकालने में या फिर ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? चलिए इसका सही उत्तर अगर मैं आप लोगों के समक्ष रखूं तो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर, दोनों ही सही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 32वें नंबर का प्रश्न कहता है कि कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस के रूप में मनाया जाता है? 2001 2 3 5। तो कौन सा मनाया जाता है बताइए। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। नहीं भी दे रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, ये तो आपकी नैतिकता है। तो आप किस तरीके से आंसर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। आप तो लाइक करने में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है। वो लाइक का बटन भी आपसे नहीं दबाया जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं तो यही दुआ करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए भगवान की कृपा से, बेरोजगारी के दंश से आप मुक्त रहें। चलिए इसका उत्तर बताइए। चलो कोई नहीं। चलिए इसका जो राइट आंसर है ये आपका 2001 में। ठीक है। अब देखिए 33वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण की प्रतिक्रियाओं की पहचान किसने की? ये बता सकते हैं। यहाँ पर दिए हैं ब्लूम ने, स्मिथ ने, जैक्सन ने, फेंडर ने। तो बता सकते हैं किसने दिए थे? चलिए इतना तो बता ही सकते हैं, अगर नहीं बता सकते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसने अगर PW जैक्सन, ये ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ई गवर्नेंस ICT द्वारा संचालित है जो एक संगठन के रूप में तथा ई सरकार द्वारा कौन सी प्रतिक्रियाएं की जाती हैं? ठीक है। G2G, G2C या फिर G2E या फिर G2B ये सभी। चलिए बताइए। 34वें नंबर का प्रश्न बड़ा ही है, अटपटा प्रश्न लग रहा होगा मगर प्रश्न है, क्या कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 35वें नंबर का प्रश्न कि भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया?
सूचना तकनीकी कानून की बात करें तो 15 अक्टूबर 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को, या 2 अक्टूबर 2000 को, 2 अक्टूबर 2000 को, तो कब किया गया? हम बात करें सूचना तकनीकी कानून जो लागू किया गया था भारत में, तो कब किया गया था? चलिए, ये प्रश्न तो सही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, आप सभी का, बहुत से बच्चों का गलत भी जाएगा, कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हुए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 36वें नंबर का प्रश्न, एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक सुवक्ता होना होता है या श्रोता, एक वक्ता, अगर हम कहें यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर एक वक्ता होना होता है, या फिर एक कक्षा में समयानुवर्ती होना होता है, या विद्यार्थी की कठिनाई को दूर करने वाला होना चाहिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना होता है। तो आई थिंक सभी को आंसर आता है, तो इसको ज़्यादा वो नहीं करते हुए, तो विद्यार्थी की कठिनाई को दूर करने वाला ऑप्शन सी है राइट आंसर। इंटरनेट पर उपभोक्ता के प्रमाणीकरण का सबसे प्रचलित तरीका क्या हो सकता है? यहाँ पर पासवर्ड होता है, या कोडिंग होता है, या फिर आपके फोटो होता है, या उपरोक्त तो सभी। चलिए 37 नंबर का प्रश्न है, बताइए। देखिए, आप कहीं पर भी कोई भी साइट में जाते हैं तो वहाँ पर आपके एक पासवर्ड होता है, चाहे जीमेल का है, या फिर आपका फेसबुक का कहें, या फिर आपका ट्विटर का कहें, हर किसी का, बैंक का, यहाँ तक सब कुछ क्या होता है आपके पासवर्ड पर निर्धारित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 38वें नंबर के प्रश्न। ये कहता है शिक्षण महाविद्यालय किस प्रमुख उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं? ये कहते हैं विशेष के ज्ञान में अभिवृद्धि करना होता है, या पाठशाला जीवन का अनुभव प्राप्त करना होता है, या शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का व्यावसायिक प्रयोग करना होता है, या कक्षा नियंत्रण के समक्ष होना? चलिए बताइए क्या सही हो सकता है। 38वें नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर बताऊं आपको, ये कहता है कि शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का व्यावसायिक उपयोग करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 39 नंबर का प्रश्न है, सामूहिक शिक्षा करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ये बता रहा हूँ। जब हम सामूहिक शिक्षा करते हैं तो उसमें जब विद्यार्थियों की अगर व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान करने हेतु आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप बता सकते हैं। तो भाषण का, या अभी अनुक्रमित अनुदेशन का, या अनुवर्ग, या प्रदर्शन का, तो किस चीज़ का करोगे आप बताइए। 39 नंबर का प्रश्न है। तो अगर हम बात करें तो इसमें से बहुत से अभ्यर्थियों ने इसको पिक कर लिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर, अनुवर्ग। बहुत से बच्चों ने जो भी, अगर मैं कहूँ, जो पिक किया होगा वो बी ऑप्शन पिक किया होगा, मगर वो गलत है, अनुवर्ग ये होता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 40वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है क्या है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना होता है, या चर्चा करना होता है, या कहानी कहना, या प्रश्न पूछना? क्या हो सकता है? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, जब अगर हम कहें कि रुचि, बच्चा एकदम रुचिकर रहे, तो उस समय क्या करना चाहिए शिक्षक को? चलिए बताइए। तो आई थिंक सभी का उत्तर सही होगा, मैं जहाँ तक मुझे समझता। तो ये क्या है, प्रश्न पूछना। ठीक है, प्रश्न पूछना, उसमें जिज्ञासा पैदा होती रहती है, तो इसलिए। ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये भाग दूसरा है सामान्य अध्ययन का। तो इसे प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, तो अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि तुम छात्र हो तो पहला कर्तव्य यह है कि दिनचर्या का नियमित रूप से आपको पालन करें। यदि तुम प्रयास भी नहीं कर पाते हो तो सफल होने के ख्वाब आप छोड़ दीजिए। अगर आप, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आप सफल होने के अगर ख्वाब सजाते हो तो उसे छोड़ दीजिए। कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अनुशासन का होना अनिवार्य है। अपने बारे में कभी भी कोई धारणा कायम ना करें। यदि तुमने निश्चित कर रखा है कि मैं कभी रात के समय नहीं पढ़ सकता, तो तुम कोशिश भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही धारणा बनी हुई है। इस चीज़ का हमेशा मनन रखिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, भाग दूसरा है सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 41वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है आपको। मनाया जाता है 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च, 13 मार्च। ये प्रश्न कई दफ़े कई श्रृंखलाओं में आ चुका है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो जो ये विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार की हम बात करते हैं, तो ये ऑप्शन सी 15 मार्च को मनाया जाता है।
देखिए 42वें नंबर का प्रश्न है, यदि सूचनाओं का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिन के भीतर सूचनाएं मिलेंगी? 30 दिन, 26 दिन, 48 दिन या 45 दिन? चलिए, मुझे तो नहीं लगता है कि इस प्रश्न का और बच्चे उतना सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। अगर जो बच्चा दे रहा है तो काबिल तारीफ है। ठीक है, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो आपके 48 दिनों में, ठीक है, के भीतर सूचनाएं मिल जाएंगी। देखिए राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे। आरटीई 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, धाराओं की अगर बात है 18, 20, 31, 38, तो धारा कितनी है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें अगर धाराओं की बात करते हैं तो 38 धाराएं इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, अब देखिए 44वें नंबर का प्रश्न है, निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वकालत करता है? किस चीज़ की वकालत करता है? समावेशी शिक्षण की करता है, ये मुख्य धारा शिक्षक की या एकीकृत शिक्षा की, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कि किसकी ये वकालत करता है? तो आई थिंक आप लोगों को इसका प्रश्न आता होगा, तो ये समावेशी शिक्षण की करता है। ठीक है, अब देखिए 45वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में दूसरी शिक्षा नीति जो साल 1986 को आई थी उसके द्वारा शुरू की गई थी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रधानमंत्री ये जो है नेहरू जी द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बता सकते हैं उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, ये राजीव गांधी थे। ठीक, अब यहाँ पर 46वें नंबर का प्रश्न है, 1917 में हुआ गांधी जी का बिहार के चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? बता सकते हैं? तो बताइए, चलिए। इजारदारी है, 3 कठिया है, या जामी है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए 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 फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो 3 कठिया करके दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी तो आपसे इतना रिक्वेस्ट तो कर ही रहा हूँ कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक भी कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4। ठीक है, देवपाल है, धर्मपाल है, नरेंद्रपाल है, या नयनपाल है। तो बता सकते हैं कि कौन है? चलिए आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो धर्मपाल है। ठीक है, अब यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में ऐसे कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? मनोरंजन, बिक्री, आय या उत्पादन? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, मैं श्रृंखला को थोड़ा तीव्र गति से ले जाने की प्रयत्न करूंगा। तो इसमें आय कर है। ठीक है, तो यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न देखो, निम्न में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा था जो केवल भाषा के आधार पर बनाया गया था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या केरल, या पंजाब? ये तो आप सभी को आता होगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ही था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कहता है कि निम्न में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राज्य के राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, 50वें नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कि निम्न में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया है? ये मैकाले आयोग है, चार्ल्स है, या हंटर है, या वेंकट आयोग है? तो बता सकते हैं तो कौन सा आयोग था? तो आई थिंक सभी को आता होगा, मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आप कोई गिव अप करेगा। तो सी हंटर आयोग। ठीक है, अब यहाँ पर मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बता सकते हैं? यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, राज राम, बालाजी विश्वनाथ है, या बालाजी राव है, या बालाजी राव है? तो बता सकते हैं कौन हो सकता है इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है बाजी राव के बारे में बात करेंगे, दूसरा संस्थापक था मराठा। तो यहाँ पर आप देखें, कला की जो गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? बता सकते हैं? गंधार शैली के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कनिष्क के समय में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें 54 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? चाय, गेहूँ, चावल, या फिर आपके मूंगफली? चलिए आई थिंक आपने गैस कर ही लिया होगा किसके सर्वाधिक रूप में पानी की जरूरत होती है। तो वो आपके धान के लिए होती है, चावल के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो 55 नंबर का, बिजली का बल्ब निम्न में से किस अधिक रेडेट से होता है। जैसे अगर हम कहें शक्ति, बिजली और धारा, कंडेंटर है क्या है, बात करें शक्ति, बिजली और वोल्टता, या धारा और वोल्टता, या फिर ऊर्जा या बिजली, तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तो बताइए जल्दी से। तो अगर हम कहें धारा और वोल्टता, तो ये ऑप्शन सी है जो राइट आंसर। यहाँ पे विटामिन ए का जो स्रोत होता है कौन सा होता है? सेम होता है, नारंगी होता है, या गेहूँ होता है, या गाजर होता है? विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है? चलिए जल्दी बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो आपका गाजर है। ठीक है। अब 57 नंबर का प्रश्न, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल, या बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व के सापेक्ष कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी के सापेक्ष अधिक होता है, बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, बर्फ का घनत्व पानी के सापेक्षिकृत ये कम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 58 नंबर का प्रश्न, मरबर्थी के गोल गुंबज का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो गुंबद का निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक है, मोहम्मद आलिदी शाह द्वितीय है, फिरोज शाह, या मोहम्मद गवान के। ठीक है। तो बता सकते हैं कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 58 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर मोहम्मद आलिद शाह है ये। ठीक है, द्वितीय। अब यहाँ पर देखो 59 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? कुमार गुप्ता, स्कंदगुप्त है, या समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, किसे जाना जाता है? चलिए बताइए। जो किसके विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। ठीक है। अब 60 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी? किसने सीमांकित की थी? तो यहाँ पर देखें, डूडर है, या मैकमोहन है, या वेंटन है, या रेडक्लिफ है, तो किसने की थी? तो बता सकते हैं? चलिए 60वें नंबर का ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप दीजिए। तो सर सीरियल जो रेडक्लिफ है तो इसके द्वारा की गई क्लिप। ठीक है। अब ये देखिए 61वें नंबर का प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के पास, या उच्चतम न्यायालय में, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता सकते हैं कहाँ जा सकता है अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, राज्य नीति निर्देशक तत्व अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो इस कंडीशन में तो क्या होगा? तो ये अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ों की जो रक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो यहाँ पर 62 नंबर का, निम्न में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, या राव, या सच्चिदानंद सिन्हा, कौन था? चलिए बताइए। तो आई थिंक सभी को इसका आंसर आता होगा। ठीक है। ये BN राव के बारे में बात करेंगे। ठीक है। 63 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूरज को देखा जा सकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उसमें शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, या फिर सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी? बताइए जल्दी से बताइए। 63 नंबर का प्रश्न, अगर हम कहें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये होता है, देख पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख पाओगे 64, ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थोड़ा मुझे इसमें डाउट हो रहा है। तो ओवरऑल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मध्य रात्रि सूरज को देखा जा सकता है। ठीक है। तो वैसे तो इसका मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आपका सही होना चाहिए, इसका सही उत्तर। ठीक है। चलिए इसमें देख लीजिएगा आप लोग। अब 64 नंबर का प्रश्न, अगर हम 64 नंबर के प्रश्न की बात करें, बहुराष्ट्रीय फर्म विदेशी सरकारों द्वारा चलाई गई एक कंपनी होती है, अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। भारत और USA के व्यापारी संचालित एक कंपनी होती हैं। भारत और USA दोनों सरकारों द्वारा संचालित एक कंपनी होती है। तो क्या हो सकता है? 64 नंबर का प्रश्न। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये कहता है कि अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 65 नंबर का, सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और साथ ही सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रकरणों के, चुंबकीय
प्रसारण का, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रसारण या ध्वनि प्रसारण या उपरोक्त में से सभी। तो किसका हम प्रयोग करते हैं? चलिए आंसर दीजिए। तो अगर इसका जो सही उत्तर बताऊं तो जो बच्चे आप लोग समझ रहे हो वो सही नहीं है, आप सभी लोग डी की तरफ जा रहे होगे, मगर उसका सही उत्तर ये नहीं है। ये कहता है विद्युत चुंबकीय प्रसारण से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 66 नंबर का, निम्न में से किस वर्ष किए गए संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य के उत्तरदायित्व से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था? नया साल था 1968, 1976, 1982 या 1978, ठीक है। तो किस वर्ष से डाला गया था? तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और ये अगर कहें तो 9 साल था आपका 1976 में, ठीक है। अब देखिए पुलित्जर करके लिखा है, तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? सिनेमा, पत्रकारिता, संगीत या विश्व शांति के लिए? तो बता सकते हैं कि किस के लिए दिया जाता है? चलिए, तो जो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। पुस्तक पुलित्जर कर लिखा है, तो इसको देखिएगा। तो यहाँ पर आप 68 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? नटराज या नृत्य करती हुई बालिका या बुद्ध या नरसिम्हा की अगर हम बताएं तो क्या इसकी है? चलिए बताइए। 68 नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही है वो डांसिंग गर्ल कहा जाता है इसको, ठीक है। ये तांबे में बनी हुई ये मूर्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 69 नंबर का, मध्य साम्राज्य का अंतिम शासक किसे माना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु या काला शोक या बृहदत्त, किसे कहा जाता है? चलिए आंसर दीजिए। ये बृहदत्त या उदयन करके जो दिया हुआ है डी ये था, ठीक है। अब यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह गुजरात के नर्मदा जिले में है या यह साधु बेट टापू पर स्थित है? सिंधु यहाँ पर लिखा होगा साधु बेट टापू पर कहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसकी ऊंचाई 182 मीटर और 597 फीट है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? आप लोगों ने देख लिया होगा 17 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो कथन है उपरोक्त सभी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 71 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? बता सकते हैं? उत्पाद करता है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? चलिए बताइए कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका केरल होता है, ठीक है। अब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा या वियतनाम या फिर न्यूयॉर्क? वियना में है या न्यूयॉर्क में है? तो बता सकते हैं कहाँ पर है इसका? तो इसका जो सही उत्तर है वो पेरिस में है, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 18, 21, 78 या 39 कितनी प्रतिशत होती है? चलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। 73 नंबर का एक प्रश्न। तो जो होती है दोस्तों 21% होती है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? अर्जुन देव थे, गुरु रामदास थे या गुरु गोविंद सिंह या नानक देव थे? कौन थे? चलिए बताइए। तो ये नानक देव को माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विमुद्रीकरण पर सर्वप्रथम किस राज्य ने प्रस्ताव पारित किया था? केरल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़? किसने किया था? चलिए बताइए। अगर आपने आंसर पिक किया लिया तो इसे मिला लीजिए, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब दोस्तों अब बात करेंगे उत्तराखंड से संबंधित ये प्रश्नोत्तरी। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो निकलने ना निकलने का जो निर्धारण करता है ये उत्तराखंड ही करेगा। याद रखिएगा, आपको जो सिलेक्शन लेना है वो आपका, अगर ये लेके चलो 110 से 115 के बीच अगर है, 115 से ऊपर जितना भी हो सकते हैं, तो ये सही पोजीशन है। इतने प्रश्न तो आपको 150 में से लाना ही है, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखिएगा। अगर आप 110 से प्लस चले गए तो ये सोच लीजिए आपने पहला जो पड़ाव है वो पार कर लिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भाग 3 उत्तराखंड से संबंधित है। ये पेशावर जो कांड था, कांड के महान स्वतंत्रता सेनानी जो चंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में प्रतिवर्ष मेले व क्रांति दिवस का आयोजन पौड़ी में कब किया जाता है? 21 अप्रैल, 22, 23, 24 को कब किया जाता है बताइए। चलिए
जिसे भी आता है आंसर देते हुए चले, यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता है। तो ये 23 अप्रैल को होता है, ठीक है। महान संत आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन उत्तराखंड के शासकों या कार्तिकेयपुर के समय हुआ था। उनकी समाधि स्थित है, ये तो आई थिंक सभी को आता होगा, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो केदारनाथ में, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुझे लगता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग सभी को आता होगा, महेंद्र चंद्र था, ठीक है। अब यहाँ पर 79 नंबर का देखिए, तो निम्नलिखित में से अंतिम कतुरी शासक कौन था। अंतिम कतुरी शासक की बात करें, अस्थि देव था या बरहा देव था या इचर देव था या बसंत देव था, कौन सा था। तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसको भी मुझे नहीं लगता है कि बताना। ब्रह्म देव तो भाई देव था। तो यहाँ पर देखो 80 नंबर का मांगल हारुल घोड़े या सिल्लू केदार छाया या गोड़ बड़ा रैना रात या बिशु की जनजाति के प्रमुख गीत होते हैं। राजी या महाईगिरी या शौका या जौनसारी, तो किसके ये पारंपरिक गीत हैं, तो ये जौनसारी के हैं, ठीक है। 81 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मैथिली, भोजपुरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलते हैं। थारू, राजी या फिर बोक्से या शौका, तो कौन है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो ये मिक्स जो बोली कहता है ये थारू लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 84 दिन की जो भूख हड़ताल के कारण किस व्यक्ति की मृत्यु 25 जुलाई 1944 को हुई थी। श्रीदेव सुमन, इंद्रमणि बुधानी या फिर कहें तो कल्याण सिंह रावत या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो सकता है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये क्या है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनको जिस तरीके से उन्होंने प्रजामंडल की मांग करी थी वो उसके आधार पर ये हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देखा अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था। स्थायी, ठीक है, 1 जनवरी 2001 को, 5 जनवरी 2001, 7 जनवरी 2001, 11 जनवरी 2001 को। तो कब किया था, हम कह रहे हैं कि स्थायी राजधानी की हम बात करें, चयन की बात करें, किस तिथि को किया गया था। तो ये जो तिथि थी आपकी ये 5 जनवरी 2001 को। अब यहाँ पर आपको ये कुछ मिलाने हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे कुछ दिए हैं, स्टेडियम केमिकल लिमिटेड है, तो ये सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे कहाँ पर है, तो इसको आप बनाइए। देखिए स्टेडियम केमिकल अनु वाला सीमेंट फैक्ट्री हिंदुस्तान लिमिटेड या कहें भेल, तो ये आपको बताना है कौन सा कोड सही है। चलिए आप लोगों ने अगर इसका पिक कर लिया है तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका अगर हम कहें तो ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो आई थिंक सभी को आता है इसका, तो बहुत ही सरल प्रश्न है। तो यहाँ पर कहाँ है, आपके दोराहट में, ठीक है। अब हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है, तो बेसिकली हुड़किया बोल कब गाया जाता है, तो जिसमें रुपाई की जाती है तो उसमें गाया जाता है, ठीक है। हुड़किया बोल तो उसी समय किया जाता है। अगर किसी को लगता है कभी और किया जाता है तो बताइएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, राज्य में घुघुतिया त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। फरवरी, जनवरी या फिर मार्च या अप्रैल में, किस माह घुघुती का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। उत्तरायणी का मेला भी लगता है तो घुघुती भी मनाते हैं, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में, तो जनवरी के माह में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से सूची को मिलान करिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, रामगंगा कहाँ से निकलती है, शारदा, तो ये तो आपको आता ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप इसका गलत आंसर इसको पिक करोगे, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन क्या है, सी एज ए राइट आंसर। देखिए अगर आप सीधे गंगा को एक मिला लीजिए और उनमें नहीं है तो ये सीधे सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 89 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में उत्तराखंड के किस पुरातत्व को उनकी पुस्तक पुरातत्व प्रसंग के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रज मोहन पांडे हैं या प्रोफेसर GN पंत हैं या धर्मपाल अग्रवाल हैं या मनीष चंद्र हैं, तो बता सकते हैं कौन है। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, अगर आपने पिक कर लिया तो मिला लीजिए, ये ब्रज मोहन पांडे हैं, ठीक है। अब 90 नंबर का प्रश्न है, तो इसको देख लीजिए, सूची को मिलाइए, भौगोलिक और नगर को होगा। अवकूट पर स्थित नगर है, कर्णप्रयाग है या फिर आपके घाटियों पर स्थित नगर है, कौन है, रानीखेत है या फिर वेदिकाओं पर स्थित नगर कौन सा है, टेहरी है या फिर नदियों के संगम पर स्थित नगर कौन सा है, तो ये उत्तरकाशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, देख लीजिए। आप लोगों को नीचे वाला नहीं दिखा है तो ये एक तो ये है और यहाँ पर है। चलिए बताइए क्या है। तो 90 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं तो इसका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। देखिए कुमाऊं के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, सभी को आता है, बच्चे को आता है, आप लोगों को तो निश्चित रूप में आता होगा, ठीक है।
चलिए बताइए कौन है, जल्दी आंसर पे करिए। कुमाऊं की गांधी के नाम से जाना जाता है व्यक्ति, तो किसे जाना जाता है? तो बेसिकली आप सभी को पता है, बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है, ठीक है। तो उन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, आप इस चीज़ को आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ठीक। अब देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के प्रथम जो भारत रत्न प्राप्त कौन थे? तो एक ही व्यक्ति है, उत्तराखंड के पंत जी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उत्तराखंड राज्य का घनत्व की अगर हम बात करें तो कितना घनत्व है, चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कितना घनत्व है, इसके आधार पर बताइए। उत्तराखंड राज्य का घनत्व है 180 व्यक्ति या 85 या 88 या 89। तो अगर हम बात करें तो साल 2011 की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जनगणना के अगर मुताबिक अगर हम देखें उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है ये 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ये राष्ट्रीय औसत का अगर हम कहें तो बेसिकली अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है, ठीक है। ये ऑप्शन डी है जी राइट आंसर, ठीक, समझिए होंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे 94 नंबर का प्रश्न कि उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स ये केमिकल फैक्ट्री स्थित है? तो बेसिकली आप सभी को निश्चित रूप में इसका प्रश्न आता होगा, ठीक है। कहाँ पर है, किस जनपद में है, ठीक है, बताइए चलिए। तो ये देहरादून में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 10वें एशियन गेम जो भारतीय हॉकी टीम में देश का प्रतिनिधित्व किया था? यहाँ पर देख पा रहे हो कि कुमारी बीना त्रिपाठी है, संतोष है या मंजू है या हंसा है, किसे माना जाता है? चलिए बताइए। तो ये संतोषी है, ठीक है। अब यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है कि किस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं? तो ये निश्चित रूप में आपको पता है देवी धुरा का मेला लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा कौन सी परियोजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई थी? नंदा देवी कन्या योजना है या मोनाल परियोजना है, स्वशक्ति परियोजना है, स्वावलंबी है, तो कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपको ये भी सही लग रहा होगा, वैसे अगर देखिए स्वशक्ति परियोजना भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें थोड़ा इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए अगर हम कहें जो बेसिकली जो योजना जो इस राज्य सरकार द्वारा जो प्रारंभ की गई उत्तराखंड जो सबला योजना है, ये योजना राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना का एक स्वरूप है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं इस योजना के मकसद का जो किशोरियों में सशक्तता बनाना हो, उसमें समग्र विकास करना होता है। और इस योजना के तहत अगर कहें तो 11 से लेकर 18 साल की जितने भी युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको कवर किया जाता है इस योजना के जरिए। क्या जो किशोरी होते हैं उनमें आत्मविश्वास अनुकूल वातावरण उसमें दिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये इसलिए होती है। अगर किशोरियों की शक्ति की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की जितने भी बालिकाओं को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है किशोरी शक्ति योजना, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए किशोरी शक्ति योजना के तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक रूप में उसको सबल बनाने के लिए ये योजनाएं चल रही हैं। तो बेसिकली इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो किशोरी शक्ति योजना। तो इसमें से इसमें ये सभी प्रश्न यहाँ पर जो भी हैं ये गलत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होगे प्रथम गढ़वाली फिल्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों का चयन करें। पहला क्या है, फिल्म जो है जो प्रथम गढ़वाली फिल्म की बात में बात करें, ठीक है, कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि जगवाल है या इसका जो इसके निर्माणकर्ता पेशेवर गैड़ा हैं या फिर कहें तो नायक पेशेवर गैड़ा और नायिका कुसुम बिष्ट थी या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए बताइए, ये 98 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें जो सभी ऑप्शन क्या है सही हैं। आप सभी को ये भी बता दूं कि ये गढ़वाल की पहली फिल्म थी जगवाल। इसे साल 1883 में जो पारसार गैर ने इसे बनाया था और ये पारिवारिक फिल्म है, मेडोल ड्रामा फिल्म है। और इस फिल्म में एक युवती महिला की कहानी दर्शाई गई है। गढ़वाली भाषा में जगवाल का मतलब होता है कि लंबा इंतजार होता है। अगर बेसिकली इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं, इस फिल्म का निर्देशन गैर ने किया था और इस फिल्म में गाना के लिए उदित नारायण और साथ ही अनुराधा पौडवाल को यहाँ पे 66,000 रुपये उसमें दिए गए थे। तो इस फिल्म का जो संगीत रणजीत
गजमेर ने दिया था और इस फिल्म को चंदा लेकर बनाया गया था। याद रखिएगा उत्तराखंड की वो कौन सी फिल्म है जिसे चंदा लेकर बनाया गया था, तो आपको पता है जगवाली मूवी थी। और इस फिल्म के लिए कैमरा टेक्नीशियन, क्रू, साउंड, डीजे या कैम वीडियो एडिटर जैसे तमाम अनुभवी लोगों को मुंबई से बुलाया गया था। और इस फिल्म में जो नायिका की जो भूमिका निर्वाह की थी वो कुसुम बिष्ट ने की थी, और कुसुम बिष्ट आज कहें अभिनेत्री है। ठीक है, ओली मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो किसके लिए है, ओली क्यों प्रसिद्ध है बता सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 90 नंबर का प्रश्न, अलकनंदा नदी पर बना उतयासु बांध जल परियोजना जो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है किस स्थान पर, चमोली, टेहरी या पौड़ी या अल्मोड़ा। तो 100 नंबर का प्रश्न है, तो ये पौड़ी में बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 101 नंबर के भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो स्थित है कहाँ है, तो आप सभी को पता है, आप लोग यहाँ जाते हैं केदारनाथ में। मातृभाषा के लिए किसकी रचनाएं हैं, मातृभाषा के लिए किसकी रचना है, ये धुलिया है या स्वामी है या निशंक है या कोश्यारी है, तो बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर डॉक्टर निशंक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 103 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के किन जिलों की सीमा जो चाइना से मिलती हैं, तो बेसिकली चाइना से जो मिलती हैं पिथौरागढ़, चमोली या उत्तरकाशी, तो चाइना से कौन सी मिलती हैं, तो इसको थोड़ा सा देखो क्योंकि पिथौरागढ़ तो मिलता ही मिलती है, कहते हैं कि चमोली और उत्तरकाशी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न के आधार पर अगर देखें तो इसका सही तो वैसे पिथौरागढ़ एज ए राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर कहता है कि देवप्रयाग, टेहरी, गढ़वाल किस नदी संगम पर बसा है, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, गंगा और मंदाकिनी, यमुना टॉन्स, तो बता सकते हैं कि कौन सा है। तो पहला ऑप्शन एज ए राइट है। ये किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है, दर्रे हैं, नदियां हैं, पर्वत है, यह वन का नाम है, तो यहाँ पर क्या दर्रे हैं। ठीक है, तो दोस्तों 105 नंबर तक के मैंने श्रृंखला आपके सामने रख दी है, और इससे आगे जो सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्न जो हैं तो उनको मैं हल करके आपको समझाऊंगा। तो अभी तक यहीं तक। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।